हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एलसी ऑसिलेटर सर्किट, या जिसे टैंक सर्किट भी कहा जाता है। तो इस सर्किट में कुछ ना कुछ तो ऑसिलेट होता ही होगा। चिल्ड्रन, ये जो ऑसिलेशन है, ये मैकेनिकल ऑसिलेशन नहीं है। मतलब कोई चीज आपको इस तरह से हिलते हुए नहीं दिखेगी। इसमें जो चीज ऑसिलेट करती है वो होता है चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो एलसी टैंक सर्किट में द चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर ऑसिलेट्स। अब ऑसिलेट से मेरा क्या मतलब है? द चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर ऑसिलेट्स से मेरा मतलब है ये जो कैपेसिटर का चार्ज है ये बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। जस्ट लाइक मैकेनिकल ऑसिलेशन, जस्ट लाइक फिजिकल ऑसिलेशन। फिजिकल ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर नेगेटिव में बढ़ता है, फिर कम होता है। तो मैकेनिकल ऑसिलेशन कुछ इस तरीके का होता है जो हमें आंखों से दिखता है। लेकिन एलसी ऑसिलेटर सर्किट में क्या होता है? द चार्ज ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज, बिकम जीरो, डिक्रीज, इंक्रीज, बिकम जीरो, डिक्रीज, इंक्रीज। तो इस तरह से जो चार्ज होगा वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा, जो हमें आंखों से नहीं दिखता। तो एलसी ऑसिलेटर सर्किट में क्या होता है? द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर चेंजेस पीरियोडिकली। यानी कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता है, जीरो होता है, कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव जाता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से चार्ज ऑफ कैपेसिटर पीरियोडिकली चेंज होता है। अब हमें कैसे पता चला कि ये कैपेसिटर का जो चार्ज है वो पीरियोडिकली वेरी करेगा? तो चिल्ड्रन, ये है कैपेसिटर और ये है इंडक्टर, और दोनों पैरेलल में है। और जब भी चीजें पैरेलल में होती है दोनों का वोल्टेज तो सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अब हमें पता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? Q बाई सी। तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर विल बिकम चार्ज ऑफ कैपेसिटर अपॉन C। और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर के लिए तो अपने पास फॉर्मूला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको मैं यहां ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू जीरो। डिवाइड एवरीथिंग बाई एल। एल से मैं सब डिवाइड कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। देयरफॉर डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ, चलिए जो करंट है आई उसे हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। करंट आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल्स टू जीरो। हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलता है। अगर मैं इसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर करूं, कंपेयर विथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो आप देख सकते हैं उसी के जैसा है ये इक्वेशन। तो यहां पे जो है x चेंज होता है, कभी x बढ़ता है, फिर x जीरो होता है, फिर x नेगेटिव में जाता है, फिर x जीरो होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम में x वेरिएबल है। सिमिलरली चिल्ड्रन, यहां पे x की जगह चार्ज है, तो यहां पे चार्ज ऑफ कैपेसिटर बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा, फिर जीरो होगा। तो यहां पे चार्ज पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। द चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज चेंजिंग पीरियोडिकली। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर हमें पता है तो हमें एसएचएम का इक्वेशन भी पता होता है। हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम को कुछ इस तरीके से लिखते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी आता है फेज डिफरेंस, पर वो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इसका सोल्यूशन ये है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइनोसॉइडली वेरी होता है।
तो डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा, फिर जीरो, फिर कम, इस तरह से होता है। सिमिलरली इसका सोल्यूशन क्या होगा? द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बिकम चार्ज इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां चार्ज है, चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये जो चार्ज है ये साइनोसॉइडली वेरी होगा, चार्ज कभी बढ़ जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा, इस तरीके की हरकतें ये चार्ज करेगा। सो द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज परफॉर्मिंग एसएचएम, इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस। हमें आंखों से तो नहीं दिखता, पर वो कैपेसिटर के अंदर का जो चार्ज है वो इस तरीके का ऑसिलेशंस कर रहा होगा। तो चिल्ड्रन अब हम फिजिकली देखते हैं क्या हो रहा है इस एलसी ऑसिलेटर में। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में पूरा चार्ज कैपेसिटर के पास था और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे बनाया है मैंने, यानी ऊपर की प्लेट पॉजिटिव और नीचे की प्लेट नेगेटिव थी। अब चिल्ड्रन इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज तक पहुंचने का ये रास्ता मिल चुका है, ये देखो ये रास्ता है। तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि एक रास्ता है बाहर के साइड से। तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो कैपेसिटर में स्टार्टिंग में फुल चार्ज था, तो जो फुल चार्ज का कैपेसिटर था, फुल चार्ज, अब इस चार्ज को फ्लो होने का मौका मिल गया है। तो जैसे ये चार्ज फ्लो होना चालू होगा, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होने का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होना, तो करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट जब फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू, तो देखो इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा और इसका चार्ज कम होने लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कम होते जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बढ़ते जा रही है। देखो पहले यहां पे चार्ज ज्यादा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी। अब उसमें से कुछ एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि चार्ज यहां से जाने लगा है, करंट फ्लो होने लगा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी बनने लगी, तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कुछ देर के बाद पूरे का पूरा चार्ज, द एंटायर चार्ज, एंटायर पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। कुछ देर के बाद पूरा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट नो चार्ज इज विद द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज बचा ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो गई है। लेकिन जब इसका चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो गई है, वो पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर में। तो इंडक्टर के अंदर अब मैग्नेटिक एनर्जी आ गई है। अब क्या होगा, अब इंडक्टर अपनी इस मैग्नेटिक एनर्जी को सैक्रिफाइस करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैग्नेटिक एनर्जी कम हुई, इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को सैक्रिफाइस करता है और ये एनर्जी फिर कहां चली जाती है, ये एनर्जी जाती है कैपेसिटर में और कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगता है। ओके, और थोड़ी देर बाद इंडक्टर की सारी मैग्नेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है और कैपेसिटर फिर से पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो चिल्ड्रन ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, ये सिर्फ आधा ऑसिलेशन हुआ है, क्योंकि पहले ऊपर की प्लेट पॉजिटिव और नीचे की प्लेट नेगेटिव थी। अब नीचे की प्लेट पॉजिटिव और ऊपर की प्लेट नेगेटिव है, यानी कि अब तक जो कैपेसिटर का चार्ज है वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन तक नहीं पहुंचा है। तो ये सिर्फ आधा ऑसिलेशन ही हुआ है चिल्ड्रन। यानी अब तक मैंने आपको यह बताया है कि अगर मैं इसका चार्ज का डायग्राम बनाऊं, चार्ज वर्सेस टाइम, तो पहले चार्ज मैक्सिमम था, फिर तीसरे केस में देखो चार्ज जीरो हो गया, फिर वापस चार्ज मैक्सिमम तो हो गया है पर उल्टा हुआ है। तो अब तक हमने सिर्फ आधा साइकिल पढ़ा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर इंडक्टर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर फिर डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर जब चार्ज होगा तब जाके पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो अगर मैं चार्ज वर्सेस साइकिल की बात करूं तो 1 2 3 4 5, इन्हें आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ग्राफ 1 ये वाला पॉइंट है, ग्राफ 2 ये वाला पॉइंट है, ग्राफ 3 ये वाला पॉइंट है, ग्राफ 4 ये वाला पॉइंट है चार्ज का, और ग्राफ 5 में चार्ज नेगेटिव हो चुका है पूरी तरह से।
अब और ग्राफ 6, 7, 8, 9, 10 बनाओगे तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने 5 बनाए हैं ये सिर्फ आधा साइकिल है। अब अगर चिल्ड्रन में इसे एसएचएम से कंपेयर करूं, स्प्रिंग के एसएचएम से, तो कैपेसिटर में चार्ज है, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्प्रिंग पूरी तरह से खिंचा हुआ है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब कैपेसिटर चार्जलेस हो गया है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गया है। तब तक ऑसिलेशन कितना हुआ? एक्सट्रीम से लेके नेचुरल लेंथ। फिर इसके बाद कैपेसिटर उल्टा चार्ज हो गया है, यानी स्प्रिंग यहां पे मैक्सिमम खिंचा हुआ था, नेचुरल लेंथ पे आया, अब स्प्रिंग यहां पे खिंचा हुआ है। इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग फुल्ली एक्सटेंडेड। थर्ड डायग्राम को हम कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ, और फिफ्थ डायग्राम को हम कंसिडर कर सकते हैं स्प्रिंग कंप्रेस्ड फुल्ली। तो ये तो सिर्फ आधा ही ऑसिलेशन हुआ। तो दिस रिप्रेजेंट्स ओनली हाफ द ऑसिलेशन। बाकी का आधा ऑसिलेशन सिमिलर होता है। वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, तब पूरा एक ऑसिलेशन हो जाएगा। और चिल्ड्रन, अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू सी वेरी केयरफुली, ये पिछला पेज में वापस आपको दिखा रहा हूं। इफ यू सी केयरफुली, ओमेगा स्क्वायर 1/LC से मैच कर रहा है। तो जो ओमेगा स्क्वायर है वो 1/LC से मैच होता है, तो ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द चार्ज इज चेंजिंग इन द कैपेसिटर। So this is the frequency of the change of charge of the capacitor। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो। वैसे ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले ही 2-4 वीडियोस पहले ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था हमने। तो द फ्रीक्वेंसी विथ विच द चार्ज विल वेरी इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय 1/√LC। अब चिल्ड्रन, हम मैकेनिकल एसएचएम और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। ये है मैकेनिकल एसएचएम का इक्वेशन और ये है इलेक्ट्रिकल एसएचएम का इक्वेशन। दोनों के इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है। यहां पे x की जगह आपको चार्ज दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह चार्ज को हमने यूज किया है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट आएगा। तो जो रोल वेलोसिटी प्ले करता है एसएचएम में, सिमिलर रोल करंट प्ले करता है इस इक्वेशन में। आप जानते हो कि F = ma होता है, और एक्सेलरेशन को d²x/dt² लिख सकते हैं। सिमिलरली ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर होता है, वो होता है L d²q/dt²। ईएमएफ ऑफ इंडक्टर होता है L di/dt। तो di/dt को आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये देखो, ये और ये मैच कर रहे हैं, दिस एंड दिस आर मैचिंग। x और q तो सेम है, इसका मतलब मास और इंडक्टर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो रोल मास प्ले करता है मैकेनिकल एसएचएम में, वही रोल इंडक्टर प्ले करता है इलेक्ट्रिकल एसएचएम में। अब ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है, K/m एसएचएम का, वेर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC। मास और L, देखो मास और इंडक्टर मैच करते हैं, मतलब K 1/C से मैच करेगा। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट का काम होता है मैकेनिकल एसएचएम में, 1/कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एसएचएम में। तो ये कुछ कंपैरिजन है, जनरली सीधा सीधा पूछ लेते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ मास? तो आंसर है इंडक्टर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? आंसर है 1/कैपेसिटर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? चार्ज। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ वेलोसिटी? करंट। तो इस तरीके का कंपैरिजन पूछते हैं। तो चलिए अब टैंक सर्किट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, न्यूमेरिकल बेसिक होते हैं, और इसके न्यूमेरिकल में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना होता है। तो चिल्ड्रन, एक टैंक सर्किट है, उसमें कैपेसिटर C है और कैपेसिटर C के पास चार्ज Q है। तो एक टैंक सर्किट बना लेते हैं, कैपेसिटर C और एक इंडक्टर L, और इसके पास चार्ज है Q। ओके, हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियली करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अज्यूम करंट इनिशियल इज 0, यानी कि जितना भी चार्ज है वो इस कैपेसिटर के पास है शुरुआत में, और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी कितनी है इस सिस्टम में? इट इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर
प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर। अब करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, तो इंडक्टर में शुरुआत में कोई एनर्जी नहीं है। और एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। और इंडक्टर में एनर्जी नहीं होगी शुरुआत में क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो टोटल एनर्जी इतनी है। अब क्वेश्चन में पूछा है जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा सर्किट में तो वो कितना होगा। तो चिल्ड्रन मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा? मैक्सिमम करंट तब फ्लो होता है, मैक्सिमम करंट फ्लोज व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली डिस्चार्ज्ड। जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तब इंडक्टर में करंट फ्लो। तो जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तब जाके इंडक्टर के पास मैक्सिमम करंट आएगा। तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर। पर कैपेसिटर तो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा 0। और इंडक्टर की एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर। और ये करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि कैपेसिटर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, सारी एनर्जी अब इंडक्टर के पास है। तो इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इस वक्त मैक्सिमम हो रहा होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होना चाहिए। देयरफॉर इनिशियल एनर्जी विच इज हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी विच इज हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। हाफ से हाफ कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई एल सी इज आई मैक्स का स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में वो होगा Q बाई अंडर रूट एल सी। इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा। एक बार ये मैक्सिमम करंट अचीव हो गया उसके बाद इंडक्टर का करंट कम होने लगेगा और कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक सर्किट है और कैपेसिटर के पास चार्ज है Q0 और इनिशियली कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक टैंक सर्किट बना लेते हैं, कैपेसिटर के पास चार्ज है Q0 और कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये सिचुएशन है। फिर क्या मैं स्टार्टिंग की एनर्जी निकाल सकता हूं? बिल्कुल। एनर्जी इनिशियल हो जाएगी हाफ इंटू Q0 स्क्वायर बाई सी। सिर्फ इसके पास एनर्जी होगी शुरुआत में, इसके पास नहीं होगी क्योंकि करंट 0 है। तो दिस इज द इनिशियल एनर्जी इन द एंटायर टैंक सर्किट। अब क्या हो रहा है? फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन सर्किट व्हेन कैपेसिटर हैज 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। अब थोड़ी देर के बाद हमें पता ही है करंट तो फ्लो होगा ही। तो करंट फ्लो होने के बाद फाइनल सिचुएशन ये हो गई कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हो गया 3/4, यानी कैपेसिटर के पास 3/4 एनर्जी बची। तो अगर 3/4 एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी तो कितनी एनर्जी इंडक्टर के पास होगी? इंडक्टर के पास पहुंच जाएगी 1/4 एनर्जी। ऑफ कोर्स अगर कैपेसिटर के पास 3/4 एनर्जी ही बची तो वो बची हुई 1/4 एनर्जी कहां जाएगी? वो जाएगी इंडक्टर के पास। तो टोटल एनर्जी थी इतनी, इसकी 3/4 कैपेसिटर के पास चली गई और 1/4 इंडक्टर के पास चली गई। तो जो न्यू चार्ज है इसका, न्यू चार्ज को हम मान लेते हैं Q न्यू और करंट को मान लेते हैं I। ठीक है, तो कैपेसिटर के पास न्यू चार्ज है Q न्यू और इंडक्टर के पास करंट है I। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर नाउ? अब कितनी एनर्जी बची कैपेसिटर के पास? 3/4। तो कैपेसिटर के पास एनर्जी बची 3/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इतनी है हाफ Q0 स्क्वायर बाई सी। तो कैपेसिटर के पास अब जो एनर्जी है वो इतनी है, इनिशियल की 3/4। कैपेसिटर की अब जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू अब का चार्ज
बाई सी। इस वक्त की एनर्जी में इस वक्त का चार्ज आएगा, इक्वल टू 3/4 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। तो सी से सी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो जो नया चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो होगा √3/2 क्यू नॉट। तो ओरिजिनल चार्ज था क्यू नॉट, लेकिन अब कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया, उसके पास सिर्फ 3/4 एनर्जी बची, तो उसके पास चार्ज बचेगा √3/2। अब चलन आपको करंट भी पूछा है। आपको पता है एनर्जी ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी ऑफ इंडक्टर। पर एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज 1/4, तो इसका 1/4 है इंडक्टर के पास, तो इंडक्टर के पास है हाफ इंटू क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी का 1/4, और ये है हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 4LC इज द करंट ऑफ इंडक्टर का स्क्वायर। तो करंट इन इंडक्टर विल बिकम क्यू नॉट बाई 2√LC। तो जब इसके पास 3/4 चार्ज होगा, 3/4 एनर्जी होगी, और इसके पास 1/4 एनर्जी होगी, तब इतना करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में। तो टैंक सर्किट के क्वेश्चन हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन से करने होते हैं।